आज की क्लास में कंसोलिडेशन को आगे बढ़ा करके जाने बेसिक्स हमने पिछली दो क्लासों में कवर किए। बेसिक क्या, तो बेसिकली आपको एक फॉर्मेट बताना था क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके से हम स्टेटमेंट ऑफ नेट एसिड वाले फॉर्मेट में डालते हैं। सही है, चलें जी। वालेकुम सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए सर, आज की क्लास में अफेक्टिवली अफेक्टिवली हम कंसोलिडेशन को स्टार्ट करने लगे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें, बहुत आराम से बहुत स्मूथली आप लोग जो है ये चीज़ों को देखेंगे भी करेंगे भी। कुछ मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि बेटा देखो, बेसिक मतलब ये वो वाले बेसिक नहीं होंगे, सही है, कि जिसमें आप कहते हैं कि सर नहीं नहीं ये वाले वो वाले चीज़ नहीं होगी। इसके अंदर जो मैं बेसिक की आपको बात करूंगा वो होगा कि कंसोलिडेशन के अंदर हम लोग क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं, किस किस प्रकार की वो बातें होंगी, क्या होंगी। ठीक है, चले। चले मेरा बच्चा, स्टार्ट करने हम चैप्टर को। और हर इसमें आप समझे तकरीबन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम दो तीन चीज़ें जो है क्या कहते हैं, अल्लाह ने कहते कि हम उस पे आएंगे। और हम आ गया और हमने कहा कि इब्तिदा करते हुए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें क्या क्या बातें इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीन आप सबको नज़र आने लगी होगी मेरा बच्चा, अभी है ना? आ जाए, अब आए। हमने कहा सर कंसोलिडेशन के अंदर क्या क्या है, तो हमने कहा सर एक अदद है हमारे पास सिंपल सब्सिडरी, जो नॉर्मल होती है, बिल्कुल बेसिक बिल्कुल साधारण सब्सिडरी। ठीक है, फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है, फिर हम आएंगे स्टेप एक्विजिशन पढ़ेंगे। स्टेप एक्विजिशन क्या होती है, सिंपल। और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट आप FAR 2 में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने इनको रखा है कि हम आपको जल्दी से इनका एक अच्छे से गो थ्रू करवा देंगे। सही है, बेसिक के दो हमारे, सोना वाले मेथड के दो हो चुके हैं। सही है, तो जिन बच्चों ने सोना वाला मेथड पहले से पढ़ा हुआ है FAR 2 लेवल पर, उसको लगता है अच्छे से रिकॉल भी, तो वो क्लास से नाम भी ले चलेगा। ठीक है, फिर हमारे स्टेप एक्विजिशन क्या होती है, फिर एक्विजिशन होती है कि आहिस्ते आहिस्ते करके अपना बनाना। बेस्ट फ्रेंड से, सही है, हस्बैंड बन जाना, सही है, या वाइफ बन जाना, इसको हम प्यार से कहते हैं स्टेप एक्विजिशन। किसी को आहिस्ते आहिस्ते अपना बनाना, मतलब सब्सिडरी आपकी पहले IFRS 9 की इन्वेस्टमेंट थी, जो नहीं छोटी मोटी तुम करते थे बचपन में, IFRS 9 की फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू PNL, वो वाली, सही है ना? वो इन्वेस्टमेंट थी। उस इन्वेस्टमेंट को आपने अपना बनाया, और आपने अपना कैसे बनाया, आपने उसको फिर एसोसिएट बनाया, 5% से 20% किया, 20 से फिर तुमने 40, और 40 के बाद 51 करके अपना बना लिया। ठीक है, फर्दर एक्विजिशन इन होल्डिंग, ये भी अब तुम 51 पे भी नहीं रुक रहे, 40 से तुमने 51 किया, तुम 51 से चले गए 60 पे, फर्दर एक्विजिशन। फिर आएंगे सर, छोड़ देना, डिस्पोजल, 100% छोड़ दिया किसी को, कंट्रोल लॉस, मतलब बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हो गए अब, सही है, पहले कुछ ज्यादा थे बेस्ट फ्रेंड से, अब बेस्ट फ्रेंड हो गए। फिर होता है कंट्रोल नॉट लॉस्ट, वक्ती नाराजगी है किसी के साथ, पहले 90% तुम्हारी बात मानी जाती थी, अब 60% जा रही है क्योंकि नाराजगी है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स ग्रुप, डी शेप ग्रुप, मेरी सब्सिडरी, मेरी सब्सिडी की सब्सिडरी, मेरी और मेरी मिला करके सब्सिडरी, इसको पढ़ेंगे। वर्टिकल ग्रुप यूजुअली ऐसा होता है जिसको मैंने कहा ना कि आपको बूप नहीं लिखा, सॉरी, ये बूप क्या हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा, बाप 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 बाप, बाप का नाम अल्लाह ना करे कभी बाप को हम बूप कहें। सही है, बाप बेटा और पेस्टा, यार क्या है ये यार, ये पोता, अल्लाह अकबर, पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं हम, पोता, बाप बेटा पोता। फिर हमने कहा सर ये तो हो गए फॉरेन ऑपरेशंस, पाकिस्तानी कंपनी की फॉरेन सब्सिडरी, JVs, जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन। हमने कहा सर ये सारी चीजें आ गई। हमने कहा मल्टीप्लाई दिस बाई 12, 4, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि 4 तो नहीं कहूंगा मैं, कम से कम 2 कर दें तो इतने घंटे तो हमें इस पे लगने हैं। दैट्स हाउ मच देयर इज इन कंसिडरिंग। क्योंकि मैं आपको बताऊं सर, ये अब हम थोड़ा सा इंशाल्लाह जिस तरीके से करेंगे, तो मेरा एक मेन पर्पज यही है कि चीज़ों को बड़े अच्छे से आप लोगों को करवाना, और कोशिश करना कि जहाँ किसी में पहले कंटेंट ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, लेकिन जहाँ पहले वो कंटेंट 40 घंटे का था, वो कंटेंट होगा आपका, कोशिश करके उसको लाएंगे 25 से 30 घंटे पे। ठीक है, क्योंकि पहले वो क्लासरूम के और बोर्ड के लेक्चर्स होते थे, अब एक्सेल पे लाएंगे। और आपने भी, मेरी एडवाइस है, प्रैक्टिस करनी है तो एक्सेल में करनी है, क्योंकि जब तक आपके अटेम्प्ट होंगी चीज़ें एक्सेल पे आ चुकी होंगी। ठीक है, चले सर, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए हम क्या करने वाले हैं, हमने कहा सर हम कंसोलिडेशन में मजीद कुछ बचपन के कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज कराएंगे, कुछ
नोट्स जो कि मैंने शुरू की क्लासों से बताया था कि कुछ बच्चों ने जिन्होंने अगर बेसिक क्लासेस नहीं ली उन्होंने कहा हमें सोना बहुत अच्छे से आता है, उनके लिए कि कंसोलिडेटेड अकाउंट्स और एडिशनल नोट्स पेरेंट एंड सब्सिडियरी मेक देयर ओन सेपरेट अकाउंट सेपरेटली बट द पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। हमने ये भी पढ़ लिया था कि कब उसको इजाजत है कि वो नहीं करे, वो केसेस तुम्हें याद होने चाहिए। वो केसेस फिर से रिपीट करा देता हूँ। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जब पेरेंट की इंडिविजुअल सब्सिडरी हो, ठीक है, तो मतलब पेरेंट की 100% ओन सब्सिडरी हो, बाप बेटा और पोता है, तब हम बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि बेटे को कब कंसोलिडेशन नहीं करनी, जब बेटा बाप की 100% ओन सब्सिडरी हो। 100% ओन नहीं है तो जो बाकी एनसीआई है उनको अकाउंट्स बनाने में एतराज ना हो, और बेटा जो है ये लिस्टेड कंपनी भी ना हो और अबाउट टू बी लिस्ट ना हो। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हमने कहा बेटा बेटे को पोते और अपने रिजल्ट को कंसोलिडेटेड नहीं करने, और आखिरी कंडीशन इसकी ये भी थी कि बाप कंसोलिडेटेड बना लो। ठीक है, ये पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था। नो लेजर देन 12 बैलेंस मेंटेन फॉर कंसोलिडेशन, ये हमने कहा हर साल की एक्सरसाइज होती है, इसकी कोई बुक्स अलग से मेंटेन नहीं हो रही होती। Consideration for acquisition is given to all donors of the subsidiary, not the subsidiary itself। ये बात भी याद रखनी है। इसके लिए मैं अक्सर क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ जो हमने पढ़ा भी था। सब्सिडरी कोई एंट्री क्यों नहीं बनाती अपनी बुक्स में, इसलिए नहीं बनाती क्योंकि सर सब्सिडरी के खाली ऑनर चेंज होते हैं, उसके नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहते हैं। ये ऐसा ही है कि तुम गाय लेने गए और तुम गाय को पैसे नहीं देते हो, गाय वाले को देते हो, तो रस्सी इज दी शेयर्स। पहले रस्सी गाय की गाय वाले के पास थी, अब रस्सी तुम्हारे पास है, ऐसा ही है। फिर आगे बढ़े। पेरेंट और सब्सिडी का रिलेशनशिप हमें बताया 50% से ज्यादा ओनरशिप और कंट्रोल ओवर बीओटी, सही है। फिर हम आगे आए थे, सही है। एक केस स्टडी भी हमने कहा अब इसमें डाल देते हैं। कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए जो है उसके दो डायरेक्टर्स उसको नॉमिनेट करने की पावर है, दो कॉमन डायरेक्टर। अब सुन नसर, एक होता है नॉमिनेशन पावर्स मेरी डायरेक्टरशिप में। क्या मतलब कि यार ये दो बंदे इस कंपनी के बोर्ड में मैं ही बिठा सकता हूँ, मैं ही हटा सकता हूँ, ये होती है नॉमिनेशन पावर। और एक होती है कॉमन डायरेक्टरशिप। अब ये क्या चीज है भैया कॉमन डायरेक्टरशिप? कॉमन डायरेक्टरशिप है कि जो है आपने कहा कि यार ये दो बंदे इत्तेफाक से मेरे भी बोर्ड पे हैं, उसके भी बोर्ड पे हैं, ठीक है, ये दो बंदे इत्तेफाक से मेरे भी बोर्ड पर हैं और उसके भी बोर्ड पर है, किसके, कंपनी बी के भी बोर्ड पर है, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़े और हमने कहा कि सर हमारे पास होता है तीसरी चीज इसके अंदर क्या है, हमारे पास है कि जो है ना इसके अंदर 45% होल्डिंग है। अब क्या ये हमारी कंपनी भी सब्सिडी ऑफ कंपनी है? नो। क्यों नहीं है? सही है। हमने कहा सर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कहा दो कॉमन है और दो नॉमिनेशन है, हम अपनी चलवा नहीं सकते हैं, अपनी बात पहुंचा जरूर सकते, सही है ना। कंट्रोल नहीं है डायरेक्टर्स के ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि ये कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से और 45% होल्डिंग की वजह से हमारी एसोसिएट बन गई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मजीद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। अब आते हैं सर, ये चीज आपको याद होगी कि हमने कहा सर ये ना ये चीज बहुत जरूरी है, बचपन में IS 38 का तो मैं याद दिलवा दूं। पांच चीजें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल बुक्स में स्टैंड अलोन में कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होंगी, सही है, इंटरनली जनरेटेड है। तो उसमें सबसे पहले होता है गुडविल। यूनिलीवर अपनी गुडविल अपनी बुक्स में कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। क्विकली जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्यों नहीं पता होना चाहिए? ऑनलाइन वाले बच्चों टक 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 जल्दी। हाँ, ये सोचो अपने आप से, गुडविल क्यों? क्योंकि सर सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव चीज है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव का मतलब ये है के हमने कहा कि सर हमेशा कंपनी कहेगी कि मेरी तो गुडविल बहुत ही ज्यादा है ना सर। तो कंपनी हमेशा क्या कोशिश करेगी, अपने गुडविल को ज्यादा कह करके ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है कैपिटलाइज करे, है ना। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हर लड़की को ये खुशफहमी होती है कि सारी चीज़ें मेरे पास, सारे फेस खदो खाल फेस कट वगैरह बहुत अच्छा है, सही है, मैं भी किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं हूँ। अनटिल मतलब मैं अगर इतने अपने मुंह पे, जिन्होंने उतने काम उन्होंने करवाए अपने मुंह पे काम, सही है, तो अगर मैं भी उतने काम कराऊं तो मैं भी उससे कम नहीं हूँ, सही है सर। अब आए, लेकिन सर नहीं, वो मेहनत भी करते। मैं दो तीन सेलिब्रिटी से मिला हुआ हूँ, सही है, शाइस्ता लोधी से मिला हुआ हूँ, मतलब वो वाकई में लगता है, वो है 50 साल की आंटी लेकिन वो लगता है कि वो 20-22 साल की है, सही है। उसने इतना काम करा दिया। मैं शाइस्ता लोधी से दो तीन दफा मिला हुआ हूँ। इसी तरीके से
हुमायूं शहीद से मिला हुआ हूँ। आप यकीन माने सर, ये हुमायूं शहीद 50 से ऊपर का है, आप यकीन माने। और वो बंदा जो है ना 30 साल का लगता है। आप सोचें। सही है, तो ये मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन खुशफहमी इंसान को होती है ना, लड़कियों को होती है, लड़कों को खुशफहमी खूबसूरती से ज्यादा होती है, उनको लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। उनसे ज्यादा तो स्ट्रांग मर्द दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन आए दिन ये फर्म के टोपी ड्रामे इनकी छुट्टियां चलती हैं। तो ये, तो कंपनी भी खुशफहम होती है। कंपनी भी क्या करती है सर, कंपनी भी जो है कहती है हमारी गुडविल तो बहुत ज्यादा, तो स्टैंडर्ड का भाई देख, तुझे तेरी गुडविल कुछ भी लगती हो, तेरी गुडविल इंटरनली जनरेटेड रिकॉर्ड नहीं होगी। हाँ, अगर कोई तुझे खरीदता है, वो कितने पैसे लगाता है वो रिकॉर्ड होगी। सेम गोज विद ब्रांड। ब्रांड सर, आप देखें सर, गुडविल और ब्रांड में फर्क। गुडविल होती है पूरी कंपनी की, यूनिलीवर की पूरे की एक गुडविल है। सही है सर। लेकिन सर ये जो ब्रांड है ना, ब्रांड 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 की अगर हम बात करें, तो ब्रांड क्या होता है सर। ब्रांड होता है कि यार उसके इंडिविजुअल सेगमेंट्स, यूनिलीवर की एक गुडविल है, यूनिलीवर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सही है, लक्स एक सेगमेंट है उसका। इसी तरीके से उसका जो है सनसिल्क एक सेगमेंट है। इसी तरीके से उसका जो है कनौर एक सेगमेंट है। अब सर ये जो सेगमेंट्स है ना, ये मेरा बच्चा होते हैं ब्रांड। सही है, तो ब्रांड छोटे छोटे सेगमेंट्स। कंपनी की चीज आएगी तो हम गुडविल कहेंगे, ठीक है। तो ब्रांड और गुडविल में फर्क बनाए। अच्छा आप सुनिएगा सर, गुडविल तो हमेशा कंसोलिडेशन के केस में आएगी, लेकिन ब्रांड खरीदे भी जा सकते हैं। यूनिलीवर की बुक्स में एक ब्रांड आ रहा है, आप सब जाके देखेंगे, ग्लूकोज डी। सही है, अब ग्लूकोज डी यूनिलीवर ने किसी जमाने में जीएसके से खरीदा था। सही है, अब आप ग्लूकोज डी जो है ना, वो नहीं होता, एक ओआरएस टाइप का होता है, जो तुम्हें मोशन मोशन लग जाए तो पिलाया जाता है, या तबीयत खराब हो तो वो सही एनर्जी के लिए, बीपी लो। इसी तरीके से हम ब्रांड खरीदा जा सकता है, मास्ट हेड्स भी खरीदे जा सकते हैं। मास्ट हेड्स होते हैं लोगो। देखो जियो न्यूज का जो जीम है, सही है, समा का जो समा है, पीसीबी का जो पीसीबी, आईकेप का जो लोगो है सर, ये ना इन इट सेल्फ लोगो को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। हाँ, इसके कॉपीराइट को कैपिटलाइज कंपनी कर सकती है कि 10 साल तक आके कि हमारे अलावा कोई और यूज ना करे, इसको कर सकते हैं। लेकिन लोगो को नहीं कर सकते कैपिटलाइज इन इट सेल्फ, कि भाई लोगो जो हमने जिम बनाया, अब जिम की एक वर्त हो गई, इसको कैपिटलाइज नहीं करोगे। सही है। पब्लिशिंग टाइटल होता है, जैसा है कि अब किसी जमाने में निकलता था द अकाउंटेंट मैगजीन, अब नहीं निकालता। वो पब्लिशिंग टाइटल है। इसी तरीके से किसी जमाने में आता था हमारे पास, अल्लाह ने की दे, डॉन का भी आता होगा शायद, यंग वर्ल्ड, संडे मैगजीन, ये सब पब्लिशिंग टाइटल। कस्टमर लिस्ट और कस्टमर, आप कहते हो मेरे कस्टमर से भी मेरे रिलेशनशिप है, तो ये स्टैंड करता है, इनको भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीजें कंसोलिडेशन में कैपिटलाइज होंगी, या गुडविल और कस्टमर लिस्ट के अलावा बाकी चीजें तो आप खरीद भी सकते हैं। सही है ना। आज डॉन ने का यंग वर्ल्ड बिजनेस रिकॉर्डर ने खरीद लिया, तो अब वो उसके पब्लिशिंग टाइटल को कैपिटलाइज करेगा। तो यूनिलीवर की बुक्स में ब्रांड आ रहा है कैपिटलाइज के तौर पे, ग्लूकोज डी और लाइफ बॉय। इसी तरीके से बाकी भी कंपनियां ब्रांड्स खरीदती रहती हैं, ठीक है। यहां तक हम क्लियर है, मेरा बच्चा क्लियर है, आप लोग तो हम बड़े आगे तो लिख दें सीसी। अहमद चंदा, इट मस्ट बी इशू फ्रॉम योर साइड आई फील सो। आ जाए आ जाए आ जाए। अब मैं बढ़ूंगा मजीद आगे और शदीद आगे। अब हमने कहा कि याद रहा, हम सोना बनाते हैं, हमने देखा था, याद है ना। अब सोना के बारे में एक चीज याद रखें, ये एक जुगाड़ बता रहा हूं तुम्हें। ऑल द एडजस्टमेंट फॉर सब्सिडरी अफेक्ट ओनली रिपोर्टिंग डेट कॉलम इन सोना। सही है, एक्सेप्ट वन। सही है, क्या हमने कहा सर, ये हो गया एक्सेप्ट। और वो एक कौन सी है, द वन एडजस्टमेंट इज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, दिस आल्सो इम्पैक्ट एक्विजिशन डेट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या होती है, अभी हम जाके सवाल में भी देखेंगे। आपको याद होगा अपनी बचपन के नॉलेज से कि एक्विजिशन डेट पे सब्सिडी के फेयर वैल्यू की वैल्यू ज्यादा हो गई या कम हो गई ना, तो ये एक्विजिशन डेट को भी इम्पैक्ट करती है। वरना सोना के एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट पे सही आ जाए। अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है सर, ये अब हम बता देते हैं, इसका भी थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको क्विकली बैकग्राउंड दे दूं। यूआरपी, सही है ना। बयान रियलाइज प्रॉफिट होता है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गुड्स बेचे, सही है ना। हमने कहा पेरेंट पी सोल्ड गुड्स टू एस कॉस्टिंग रुपीज 80,000 फॉर रुपीज 1 लाख। सही है। अब देखिए सर, इसके जरा हम डिटेल में डालते हैं। हमने कहा पी बुक्स, और हम कह देते हैं एट ईयर एंड गुड्स रिमेन्ड अनसोल्ड इन पी बुक्स, इन एस बुक्स।
पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे, कितने के सर? अब आ जाए सर, हमने कहा पी बुक्स, पेरेंट ने इसकी अपने पास एंट्री क्या बनाई होगी? रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। 1 लाख के गुड्स, सही है, उसने बेच दिए, और उसके उसके कॉस्ट कितनी आई? COGS आई 80,000। डेबिट, इन्वेंटरी, क्रेडिट। सही है। ये हो गए पप्पा भैया एंट्री बनाए, पप्पा की बन गई एंट्री। अब हमने कहा सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाया कि उसको इन्वेंट्री कितने की पड़ी? इन्वेंट्री डेबिट 1 लाख की, है ना? सूदी धारा या पेबल कितने से? 1 लाख से। अब स्टैंडर्ड कहता है यार जब तक ये इंडिविजुअल बुक्स है ना, तो उसको इस ट्रांजैक्शन में और इस एंट्रीज में कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने। इंडिविजुअल बुक्स के हिसाब से सब ओके है, सब बढ़िया है। लेकिन जहां बात आएगी कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेटेड बुक्स, अब स्टैंडर्ड को मसला है, वो कहता है भैया मसला ये है कि अब आप कंसोलिडेशन के हिसाब से पेरेंट और सब्सिडरी एक हो, ग्रुप के अकाउंट्स बन रहे, घर के अकाउंट्स बन रहे हैं ना सर। याद है इसकी एक एग्जांपल बचपन में मैं देता था, आपके टीचर आपको देते होंगे, कि सर अगर एक भाई ने दूसरे भाई को 80,000 की बाइक लाख रुपए में बेच दी, और दूसरा भाई फंडर था, उसने वो बाइक 1,10,000 की आगे किसी और को बेच दी। अब्बा को बात पता चली, अब्बा बोलेंगे चलो भाई 80 की चीज 1,10 में बिक गई, दोनों भाइयों ने प्रॉफिट कमाया है, 10,000 रुपये मुझे दे दो, 5,000 रुपये मुझे दे दो, है ना? लेकिन अगर एक भाई ने एक दूसरे भाई को 80,000 रुपये की चीज लाख में बेची, और दूसरे भाई से वो लाख रुपए की चीज अभी तक आगे नहीं बची, बिकी और ना बिक रही है, तो अब्बा क्या कहेंगे कि बेटा यार घर में से प्रॉफिट कमा रहे हो, एक भाई को कहेंगे, बड़े भाई को, कि तू छोटे भाई को चूना लगा रहा है, तो क्या कर, कि जो है तू भैया वापसी, तू जो है अपना इसको प्रॉफिट तो वापस दे। तो सेम कंसोलिडेशन के हिसाब से अब घर की बात है, बोला यार प्रॉफिट वापस करो, तो पेरेंट ने इसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया? सेल्स 1 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स 80 की, तो पेरेंट अपना प्रॉफिट वापस करेगा। तो उसकी एंट्री बनाई हुई है हमने, CRE बोले या ग्रुप रिजर्व, CRE/ग्रुप रिजर्व, GRS ग्रुप, CRE पेरेंट की रिटेन अर्निंग, सही है ना? डेबिट 20,000 से, और इन्वेंट्री क्रेडिट हमने कहा कितने से? 20,000 से। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं बच्चों? तो लिख दे CC, याद आई है ये एडजस्टमेंट? तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है ना? चलें सर, अगर आपको यही याद है तो अब आए सर हम मजीद आगे बढ़ेंगे, और शदीद आगे बढ़ेंगे। सर मजीद आगे बढ़ते हैं और अब हम PP की यही ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है ना? अच्छा यही ट्रिपल में बता दूं, ये तो पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा है, अगर यही चीज अगर मैं तुम्हें जरा सा रिवीजन करवा दूं थोड़ा सा और ना, Ctrl+C, इसको हम डाल देते हैं इधर, यही एग्जांपल हमने इधर डाल दी। अब हमने कहा थोड़ा सा कहानी को ट्विस्ट लाते हैं, और हमने कह दिया एस सोल्ड गुड्स टू P कॉस्टिंग ₹80,000 फॉर 1 लाख। अब हमने कहा जो P बुक्स थी वहां पर, यहाँ पर हो जाएंगी वो S बुक्स, और जो S बुक्स थी वो हो जाएंगी P बुक, है ना? कि भैया पेरेंट ने इतना, सब्सिडरी ने इतना। अब कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या होने वाला है? अब हमने कहा सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर हम कहेंगे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट शामिल है, उसको कम कर दो, सही है। और सब्सिडी की रिटेन अर्निंग का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ नेट। जब हमने सोना के बेसिक पढ़े थे तो हमने पढ़ा था ना कि सब्सिडी के यहाँ पे प्रॉफिट एडजस्टमेंट जाएंगी, ये हम कर देंगे। ठीक है, ये बच्चों क्लियर हो गया सबको? तो कह दें CC। देखिए सर, मुझे ना आपका रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भैया आप लोग रिस्पांस देंगे तो मेरा बच्चा, हाँ मुझे समझ में आएगा कि आप लोग मेरे साथ हैं। सर ग्रुप रिजर्व क्या कह रहा है ये शख्स? बेटा ग्रुप रिजर्व कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग है, सही है। तो हमने कहा ग्रुप रिजर्व क्या है? कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ग्रुप, वैसे इसका स्टैंडर्ड का नाम कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग है, लेकिन बहुत सारे बच्चे FAR 2 लेवल पे जो पढ़ते हैं इसको ग्रुप रिजर्व भी पढ़ते हैं, तो हम ग्रुप रिजर्व कहते हैं। चलें सर अब आगे आते हैं।
परेशान हो जाते हैं हर चीज में परेशान। पंच मार अपने आप को एक। सही है। आए। अब आता है सर, अब पीपी की एक अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ पीपी, ये भी बिल्कुल वैसी ही होती है। पीपी की एक ट्रांजेक्शन पहले बना लेते हैं ना, ताकि आप लोग चीते हो जाए उसमें भी। अब सर ये ट्रांजैक्शन सारी बताए, मैं आपको बेसिक बेसिक एग्जांपल है जो है ना रिकॉल क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग जब इसको बन के चीते हो जाएं तो आप लोगों को अच्छा भी लगे और मजा भी आए कि भैया आप चीजें ना आ जाए। पेरेंट सोल्ड इट्स। अच्छा, ग्रुप के अंदर ना ये ट्रांजैक्शंस बहुत होती है, पीपी की इट्स पीपीई टू सब्सिडियरी। सही है। विद कैरिंग अमाउंट रुपीज 80,000 फॉर रुपीज 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2025। ऑन 31 दिसंबर, सॉरी, एट विच डेट यूजफुल लाइफ वाज 5 इयर्स। चलिए सर, हमने कहा वालिद मोहतरम ने सब्सिडरी को एक बेच, जैसे अब हम आते हैं पी बुक्स। पी बुक्स की इंडिविजुअल बुक्स में क्या एंट्री बनी, और सर ये ट्रांजेक्शन पता है ग्रुप में बहुत होती है। एक तो देखो इन्वेंटरी वाली भी बहुत होती है, क्योंकि लोग या तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते हैं, कॉम्पिटिटर को उठा लेते हैं। अब कॉम्पिटिटर को उठा लिया तो अब आपने उसको कहा तेरी दुकान अलग चलेगी, मेरी दुकान अलग चलेगी। करीम ने उबर को उठाया, बोला तेरा करीम अलग, मेरा उबर अलग। सही है ना। फिर अब तो बोलते हैं यार, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हम ऊपर नीचे आपस में एक दूसरे से खरीद लिया बेच लिया करेंगे। सही है। तो ये होता है कि लोग कॉम्पिटिटर से भी खरीदते बेचते हैं, और ये अगर अपने कस्टमर या सप्लायर को एक्वायर कर, जैसे होता है ना, मैंने आपको अक्सर क्लासों में एग्जांपल बताता हूँ, नहीं भी बताया तो सुने, कि सर यूनिलीवर के लिए ना इस वक्त सर्फ एक्सेल दाग तो अच्छे होते हैं ना। तो बोला यार यूनिलीवर के लिए सर्फ एक्सेल कौन बनाता है, यूनिलीवर के लिए सर्फ एक्सेल इस वक्त बनाता है कौन, पीएनजी, प्रॉक्टर और पीएनजी क्या कर रहा हूँ, फतेह अली केमिकल्स, कहाँ खोया हूँ मैं कंप्यूटर। फतेह अली केमिकल, मुझे फतेह अली केमिकल है ना, मैं बताता हूँ यूनिलीवर की कहानी शुरू हुई थी सर्फ एक्सेल से। 1954 में यूनिलीवर आ गया पाकिस्तान। अब यूनिलीवर का उसूल है कि नई जगह जाएंगे तो पहले मशीनरी नहीं लगाएंगे, दुनिया भर में जो प्रोडक्ट चल रहा है उसको पहले हम उस नई जगह पे जा करके टेस्ट करेंगे। तो यूनिलीवर ने पाकिस्तान में आकर के टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया, यूनिलीवर में पाकिस्तान में टेस्ट किया, सर्फ एक्सेल रोजाना रोज बढ़ते, क्या सर ब्लू बैंड है वो तो। सही है। तो यूनिलीवर ने सर्फ एक्सेल एक कराची के अंदर उनको एक फैक्ट्री मिली साइट एरिया में, फतेह अली केमिकल्स। उनको बोला अब क्या करते हो, सर्फ बनाते हो, छोड़ो इसको, हमारे लिए सर्फ बनाओ, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। वो मान गए। अब वो मान गए तो यूनिलीवर ने 1971 या 74 तक उनसे सर्फ बनाया। फिर यूनिलीवर को लगा कि यार ये तो मतलब हमारे सप्लायर है, हमें सर्फ बना बना कर बेच रहे। सही है, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन कल कला को यार इन्होंने अपना ब्रांड शुरू कर लिया, तो यूनिलीवर ने उस फतेह अली केमिकल्स को खरीद लिया। सही है, बहुत ज्यादा पैसे दिए उसके ऑनर को, बोला भाई तू जिंदगी में इतना भी नहीं कमाएगा, फतेह अली केमिकल्स को हमें बेच दे। फतेह अली केमिकल्स वालों ने बेच दिया। तो अब सर क्या हुआ, फतेह अली केमिकल्स यूनिलीवर खरीद तो लिया। अब फतेह अली केमिकल्स की सेल्स होती है यूनिलीवर को, तो देखा जाए तो सब्सिडरी पेरेंट को बेच रही है। तो जो अभी हमने केस किया ना, ये वो वाला केस है, तो ईयर एंड पे यूनिलीवर की बुक्स में वो रिवर्सल होती है एंट्रीज। ठीक है। अब जो ये वाला केस है ना, ये भी होता है सर। ये कैसे होता है, पेरेंट ने एक मशीन ली, पेरेंट ने कहा मेरे पास, जैसे पाकिस्तान यूनिलीवर पाकिस्तान के अब्बू हैं, यूनिलीवर यूके। सही है। वैसे बुक्स के हिसाब से वैसे इसके अब्बू हिंदुस्तान यूनिलीवर है। सही है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के मसाइल हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम कंसोलिडेट नहीं कर सकते थे उसके साथ। तो हमें पता था, हम जब यूनिलीवर में काम करते थे, कि यार यूनिलीवर पाकिस्तान के सही अब्बू हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बट कुछ वजूहत की वजह से वो बेचारे वो नहीं, जो है ना, वो है अब्बू, मतलब वैसे बुक्स के हिसाब से, तो बुक्स के हिसाब से यूनिलीवर यूके। लेकिन सारी इंस्ट्रक्शंस, हमारी सारी रिपोर्टिंग यूनिलीवर पाकिस्तान की होती थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर को सो प्यार से कहते हैं हल। तो सर अब यूनिलीवर यूके और यूनिलीवर पाकिस्तान की बात करते हैं। यूनिलीवर यूके ना, यूनिलीवर पाकिस्तान को बोला कि यार हमने एक मशीन ली थी 80,000 की, हमारे पास नहीं चल रही, तुम ले लो हमसे। अब बेटा है, माननी तो पड़ेगी बात है ना। उसने ले ली, 1 लाख में ले ली। अब इंडिविजुअल बुक्स के हिसाब से तो ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल ठीक है। क्या एंट्री बनाएगी यूनिलीवर यूके, जो कि पेरेंट है, वो बनाएगी बैंक डेबिट, कितने से, 1 लाख। पीपी क्रेडिट 80,000।
और गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा, इन्होंने ये एंट्री बना के रख दी 1 जनवरी 2025। एस बुक्स पे आते हैं हम। सब्सिडरी ने क्या एंट्री बनाई? सब्सिडी ने एंट्री बनाई पीपी डेबिट, उसको बढ़ा 1 लाख का। और उसने कहा बैंक क्रेडिट, कितने से? 1 लाख, है ना? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ मेरा बच्चा, अब सुनो, अब ये हुआ। सब्सिडी ने ये एंट्री कब बनाई सर? सब्सिडी ने ये एंट्री बना दी 1 जनवरी को। और सब्सिडी ने 31 दिसंबर को क्या इसको डेप्रिशिएट किया होगा, हाँ या ना? यस सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 20,000। मानते हो इस बात को, है ना सर? अब सब्सिडी भैया ये डेप्रिसिएशन बना ली। स्टैंडर्ड कहता है सब्सिडरी और पेरेंट की बुक्स में इंडिविजुअल कुछ भी कहानी, 5 साल बोली ना हमने, हाँ। स्टैंडर्ड कहता है कंसोलिडेशन में मुझे एक एंट्री चाहिए। क्या एंट्री चाहिए? स्टैंडर्ड कहता है कंसोलिडेटेड बुक्स में तुम एक एंट्री बनाओगे। बेचने वाले ने जो बेचा है, सही है ना, बेचने वालों ने जो बेचा है उसके ऊपर तुम एक एंट्री बनाओगे। अब सर वो एंट्री क्या होगी? वो उस एंट्री को देखते हैं कि भैया वो एंट्री क्या होगी। स्टैंडर्ड ने कहा तुम बेचने वाले की बुक में से जो प्रॉफिट है उसको रिवर्स करोगे, सीआरई डेबिट पीपी क्रेडिट। क्योंकि देखो ना यार, मतलब ग्रुप का पीपी था, इंडिविजुअल बुक्स के हिसाब से सही है, 80,000 का गया, आया वापसी कितने में? 1 लाख का, है ना? तो अब इसके बारे में स्टैंडर्ड महाशय हमें बोले, क्या बोले? बोला कि यार अभी जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट है ना, तुमने इसको रिवर्स करना। हमने कहा रिवर्स तो करते हैं, लेकिन बोला यार मसला ये हुआ है कि इस प्रॉफिट की वजह से डेप्रिसिएशन में गड़बड़ी हो गई है। बोला क्या गड़बड़ी हुई है? हमने कहा यार डेप्रिसिएशन जो है ना 4,000 से बढ़ गई है। कैसे? बोला यार अगर ये एसेट 80 का ही होता तो डिवाइड बाई 5 कर दे, पर साल की डेप्रिसिएशन आती 16। तो स्टैंडर्ड ने कहा अच्छा अच्छा, मैं समझा कि तुम कह रहे हो कि पेरेंट अपना 20,000 का प्रॉफिट रिवर्स करे, अभी कॉपी नहीं करना है इसको, सही है। और सब्सिडरी जो है वो 20,000 की अपनी डेप्रिसिएशन रिवर्स करे, 4,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, 4,000। और ये 4,000 की फिगर कैसे है अभी समझाता हूँ। भाई ये एसेट अगर नहीं बिकता तो 80,000 का होता, 80,000 को डिवाइडेड बाई करो 5, 16,000 बनाया ना। और अभी 16,000 की डेप्रिसिएशन आती है, और अभी कितनी आ रही है? 20 की। मानते हो? तो हमने कहा सर अब क्या करें, तो स्टैंडर्ड ने कहा ये जो एंट्रीज है ना, ये दो एंट्रीज कोई सही यूं नहीं बनाओ, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। जिंदगी में तुम्हें कभी किसी ने कहा है ना तुम रॉन्ग हो, कहा होगा? तो बोला यार ये एंट्रीज हैं रॉन्ग। पेन की हमने की मदद, हमने कहा पेन पेन आ जाओ। क्रॉस लगाने का काफी दिनों से दिल चाह रहा था, ये लगा दिया हमने क्रॉस। हमने कहा टाटा। अब हमने कहा ये एंट्रीज गलत हैं। स्टैंडर्ड भैया बोले सही एंट्रीज हैं। कंसोलिडेटेड बुक्स में एक वर्किंग कर लो। अब वो वर्किंग क्या है? ये वर्किंग है ये वाली, कैरिंग अमाउंट आफ्टर सेल्स करते हैं। हमने कहा ये एसेट था 1 लाख का, सही है। हमने कहा जो है एसेट था 1 लाख का, और आज 1 साल गुजर गया ना, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 अगर हम इसमें से कर दें तो ये एसेट बचेगा 80,000 का, ठीक है। और अगर ये एसेट कभी नहीं बिकता तो ये एसेट था 80,000 का होता, माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 5, तो हमने कहा 64। तो स्टैंडर्ड ने कहा इन दोनों का डिफरेंस लो, और ये जो भी फिगर है अगर ये प्रॉफिट है, पॉजिटिव है, तो ये प्रॉफिट है। इसको पेरेंट की बुक में से रिवर्स कर दो, बेचने वाले की बुक में से, तुम ये एंट्री बना लो। 31 दिसंबर को कंसोलिडेशन में सीआरई डेबिट या ग्रुप रिजर्व डेबिट और पीपीई क्रेडिट, कितने से? 16,000, है ना सर? 16,000 की फिगर कहाँ से आई? यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई। तो सर ये बेसिकली हम एंट्री बना देंगे कंसोलिडेशन में। उसने कहा इतनी पखड़ाटों में ना पड़ो, सब्सिडरी की डेप्रिसिएशन थे, पेरेंट गए, बोला एक साथ बेचने वाले की बुक में कर दो। ये पीपी की ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? क्लियर हो तो कह दें सीसी।
बताएं, कह दें सीसी अगर मैं क्लियर हूं तो। चलें सर, अब बढ़ेंगे मजीद आगे और शदीद आगे। ठीक है सर। तो ये पेरेंट की बुक्स में एंट्री बनाते हैं, और अगर यही चीज सब्सिडरी ने बेची होती है तो क्या एंट्री होती है सर? हम उसको भी जरा एक केस को देख लेते हैं ताकि आपको तशनगी ना रहे, है ना। सब्सिडरी सोल्ड, अब हमने कहा हम यहाँ पर आए, हमने पेरेंट सोल्ड को कर दिया क्या? सब्सिडरी सोल्ड इट्स पीपीई टू पेरेंट। अब हमने कहा ये पी बुक्स हो जाएंगी एस बुक्स, और ये एस बुक्स हो जाएंगी पी बुक्स। ठीक है। अब हमने वही सब कुछ किया, और हमने जो है कहा सब्सिडरी ने पेरेंट को बेच दिया। सही है। पीपी वही सारी चीजें हमने कहा सर ये हो गई। और फिर उससे क्या हुआ? हमने कहा कि जो है हमारे पास, और अब कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर भी हमने कहा कि सर अब होगा ये कि आप इस सीआर या ग्रुप रिजर्व की जगह हम यूज करेंगे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग को डेबिट, और किस अमाउंट से? उसी फॉर्मूले के वही अमाउंट से। किस फार्मूले का कौन सा अमाउंट? इस फार्मूले का ये अमाउंट 16,000 कैरिंग अमाउंट आफ्टर सेल्स, और कैरिंग अमाउंट इफ एसेट नेवर सोल्ड। ठीक है। तो सर ये छोटी छोटी एग्जाम्पल आपको सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सही है सर। तो ये हम करते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आपके साथ, पेरेंट सोल्ड और सब्सिडी सोल्ड, ठीक है ना, वो क्या है? सही है। वैसे यहाँ पर भी सब्सिडी रिटेन अर्निंग होनी चाहिए, लेकिन हमने कहा चलिए तो वैसे ही कैंसिल। चले सर, अब ये एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर हो गई तो अब हम आते हैं इसमें, अगर देखें इसकी पूरे चार्ट भी बने हुए हैं कि अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट रिटेन अर्निंग और क्रेडिट पीपी, और अगर लॉस होगा तो डेबिट पीपी और क्रेडिट रिटेन अर्निंग। ठीक है। अब आपको मैं याद करवाता हूँ गुडविल का मेथड। ये सिर्फ मैं आपको अभी जो सवाल है ना, अब हम सिंपल सब्सिडी के सवाल की तरफ आ रहे हैं, उससे पहले के लिए मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। हमने कहा सर गुडविल याद है आपको? गुडविल के दो मेथड होते हैं, प्रोपोर्शनेट और फुल। अब हमने कहा प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड के अंदर गुडविल सिर्फ पेरेंट की होती है, जिसमें सिर्फ हम कहते हैं हमने जितना अक्वायर्ड किया है ना, हम उसी को लेते हैं, जो अब तक हमने पिछली दो क्लासों में सवाल किए ना बेसिक में, जितना हमारी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है हम वही लेते हैं। फुल गुडविल मेथड में क्या होता है? गुडविल रिलेट्स टू बोथ पेरेंट एंड एनसीआई, इम्पेयरमेंट टू बोथ पेरेंट एंड एनसीआई। गुडविल भी पेरेंट और एनसीआई को जाएगी, और इम्पेयरमेंट फुल के अंदर दोनों को जाएगी। सही है ना। अब आते हैं सर, एक चीज होती है बार्गेन परचेज गेन। अब हमने कहा कि नेगेटिव गुडविल आती है जिसको हम बार्गेन परचेज गेन कहते हैं, वो हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसको जाती है? पेरेंट को। इसके पीछे का रीजन क्या होता है बताओ? एनसीआई को क्यों नहीं जाती? पुरानी स्टडी से रीजन बताओ, मैं 100 रुपए का इजी लोड कराऊंगा सही बताने वाले को। बताओ भाई क्योंकि बताओ। सर क्योंकि सर अगर उस पेरेंट जो नेगेटिव गुडविल है, अगर वो एनसीआई को जाएगी तो उससे जो फेयर वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और फेयर वैल्यू जो है उसकी आ, किसकी एसेट की फेयर फेयर वैल्यू वैल्यू बढ़ से ज्यादा, जाएगी? नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। नेट एसेट्स की नहीं, कुछ गलत, बस छोटा सा एक गलती गड़बड़ कर गया। एनसीआई की सर, एनसीआई को हम ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं फुल गुडविल मेथड में। सही है। तो हमने कहा सर उस केस में अगर हमने जो है एनसीआई को भी नेगेटिव गुडविल का शेयर दिया तो वो फेयर वैल्यू से भी ऊपर चले जाएगा। ये किसी सवाल में मैं आपको बताऊंगा। इस सवाल को दिमाग में भी पार्क करें कि हम नेगेटिव, मुझे याद दिलाएगा उस टाइम पे। ठीक है, गुड आंसर अहमद। 50 रुपए बनते तेरे, क्योंकि तूने नेट एसिड का है। आए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े सर, आ जाएं। हमने कहा सर अब आ जाते हैं नेगेटिव। अब आते हैं सर, एक चीज है जो कि हमें पहले सवाल के लिए जरूरी होगी, कंटिजेंट्स। कंटिजेंट से क्या याद आ रहा है तुम्हें? कंटिजेंट से तुम्हें याद आना चाहिए कि सर कंटिजेंट हमारे पास दो चीजें होती है। कंटिजेंट हमारे पास क्या होती है, जल्दी बताओ।
कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट, ये दोनों हमारे पास होते हैं, सही है ना। अब सर कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो होती है ना, वो क्या होती है, उसको जरा डेफिनेशन याद है, IS 37 वो कहता है प्रोविजन की तीन कंडीशन होती है। कौन कौन सी तीन कंडीशन होती है? पहली कंडीशन ऑब्लिगेशन होनी चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, दूसरी कंडीशन प्रोबेबल आउटफ्लो, तीसरी रिलायबल एस्टिमेट। तीनों में वैसे एक भी मीट नहीं हुई, तो हमने कहा हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सही है। और एक होता है कंटिंजेंट एसेट। हमने कहा सर कंटिंजेंट एसेट क्या होता है, जो हमारा एसेट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसका होना ना होना किसी ऐसे इवेंट पे डिपेंडेंट है जो आपके कंट्रोल में नहीं, जैसे सीए क्वालिफिकेशन, ये इंशाल्लाह आपका एसेट है, लेकिन अभी इस वक्त कंटिंजेंसी के स्टेज में है ना। प्रोबेबल है कि तुम इंशाल्लाह सीए फाइनल के पर्चे निकाल लोगे इंशाल्लाह अज़ वजल, है ना। अब आते हैं सर कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो होती है ना, उसके बारे में स्टैंडर्ड भैया हमें बोले अगर सब्सिडरी की बुक्स में कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज हुई हुई है, सब्सिडरी की बुक्स में कंटिजेंट लायबिलिटी क्या हुई हुई है, डिस्क्लोज हुई हुई है, तो हमने कहा हम इसको क्या करेंगे, सही है सर। हमने कहा हम कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अज्यूम करेंगे कि भैया ये लायबिलिटी कंटिजेंट नहीं है, ये लाइबिलिटी एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी एक नॉर्मल, हम बाकायदा इसको लाइबिलिटी को एक वैल्यू देंगे, सही है। और अगर सब्सिडरी की बुक्स में कंटिंजेंट एसेट है, तो उसके बारे में हम अज्यूम करेंगे कि वो कंटिंजेंट एसेट है, कंसोलिडेशन में भी हम उसको क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं बच्चों? तो कहते हैं सीसी आ जाए। सीसी लिख दिया, एक ही आदमी लिखता है, खातून, सब लिख दे सीसी, ताकि मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो। चले, अब आगे बढ़ रहे मेरा बच्चा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए हम एक सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आए सवाल, आपके पास जो किताब है उसके अंदर है, मैं वो सवाल पहले खोल लेता हूँ, फिर उस सवाल को और उसमें हम किताब को देखते जाएंगे, ठीक है हिम्मत, सवाल करा दूं ना भैया पहला? अगली क्लास में तो नहीं करना? बताओ जल्दी, 1 2 3। खोल दी, चलो कोई नहीं। चले सर, अब हम आते हैं और हम पहले सवाल की तरफ, ये आपके पास जो किताब है मेरा बच्चा उसमें भी मौजूद है। सवाल है एक्स लिमिटेड, इस सवाल से सिंपल एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी है, उसके कंसेप्ट में आपको रिवाइज करवाऊंगा। एक्स लिमिटेड सवाल पढ़ने जा रहे हैं। सवाल हमारी स्क्रीनों पे ये रहा। अब कह रहा है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2016 आर प्रोवाइडेड बिलो। ओके भैया, क्या कह रहा है, एक्स और वाई में दे दी, सही बैलेंस शीट। फिर कह रहा है एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड 75% इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड ऑन 1 मई 2016, हमारा ईयर 31 दिसंबर है, साल के दौरान, फॉर रुपीज 3.8, ठीक है। अवेलेबल फॉर सेल, अभी अवेलेबल फॉर सेल सवाल क्योंकि पुराना है, ये पुराना नाम है IS 39 का, इसको IFRS 9 ने नाम दे दिया है फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अब जरा मैं आप बच्चों को क्विकली, मेरा बच्चा, कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूँ। IFRS 9 कहता है जो शेयर्स होते हैं उनकी दो क्लासिफिकेशन होती है, फेयर वैल्यू थ्रू PNL, फेयर वैल्यू थ्रू POCI, सही है। OCI इक्विटी, अभी सिर्फ शेयर्स की बात करो, सही है ना। शॉर्ट टर्म के लिए अगर तुमने शेयर्स लिए तो तुम्हें उसको डालना है फेयर वैल्यू थ्रू PNL में, लॉन्ग टर्म के लिए दें तो तुम्हारे पास OCI का भी ऑप्शन है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, उसमें होता है कि तुम
फेयर वैल्यू चेंजेस ओसीआई में लेकर जाओगे, डिविडेंड पीएनएल में जाएगा, ठीक है ना। तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई शॉर्ट लॉन्ग टर्म में ऑप्शन होता है, ओसीआई में भी रख सकते हो पीएनएल में भी। लेकिन जो ओसीआई होता है उसके बारे में एक बात याद रखनी है कि एक मर्तबा हम उसकी गली में एक काम से गए और फिर उसके बाद हर एक काम से गए। क्या मतलब सर? हम ओसीआई के केस में, ओसीआई के केस में हम उसकी गली में एक काम से जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते, इररिवोकेबल इलेक्शन है, ठीक है। बोले अब इंडिविजुअल जो हमने बुक्स में सब्सिडी को खरीदा है ना भाई 75%, तो अपने बुक्स के अंदर हमने उसको रखा हुआ है ओसीआई में, ठीक है। फिर उसमें बता दिया एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाई लिमिटेड एट रिटेन अर्निंग्स ऑफ 3.2 मिलियन, ठीक है जी। हमने कहा एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाई लिमिटेड की रिटेन अर्निंग कितनी थी? 3.2 मिलियन। फिर कह रहा है इट इज द ग्रुप पॉलिसी टू वैल्यू एनसीआई एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन के साथ लिख लो, ये जो लाइन है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पर रखते हैं, ये फुल गुडविल मेथड की तरफ इशारा है। ये तुम्हें याद होगा, बचपन की स्टडीज से नहीं भी है तो अभी याद आ गया होगा। ये लाइन चिल्ला चिल्ला के बोले है कि ये फुल गुडविल मेथड है। फिर कह रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई एट 1 मार्च 2016 वाज ₹1.6 मिलियन। अब जो नहीं कह रहा था कि नेगेटिव गुडविल को हम इससे ऊपर क्यों वैल्यू नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे हम एनसीआई को भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है एज एट 1 मई 2016 द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स अक्वायर्ड वाज द सेम एज बुक वैल्यू। बोला सब्सिडी के बुक्स में जो एसेट्स थे ना, उनकी फेयर वैल्यू बिल्कुल बराबर थी बुक वैल्यू से, विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। बोला हाँ, कुछ चीज़ों की फेयर वैल्यू में और बुक वैल्यू में फर्क था, वो क्या था? अब उसने कहा द फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई वाज ₹8 लाख हायर देन द बुक वैल्यू। These assets were assessed to have an estimated useful life of 16 साल from the date of acquisition, ठीक है सर। डेट ऑफ कितने से साल की ज्यादा है लाइफ? 16 साल। ओके। फिर हम आगे करें, हमने कहा फेयर वैल्यू वाज एस्टिमेटेड टू बी, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज 2 लाख ज्यादा है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इन्वेंट्रीज वर सोल्ड बाई 31 दिसंबर, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। फिर कह रहा है on acquisition date, X Limited identified an intangible asset that Y Limited developed internally but which meet the recognition criteria। भाई X Limited की बुक्स में देखा देखा उसने कि Y की बुक्स में एक इंटेंजिबल भी आ रहा था, सही हो। अब अपेरेंटली क्लियर नहीं है, लेकिन सवाल से लग रहा है कि Y हैज नॉट रिकॉर्डेड इट, Y ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा, है ना। कह रहा है this intangible is expected to generate economic benefit from the date of acquisition until 31 दिसंबर 2017 and was valued at 150। एक्विजिशन डेट से लेकर मई से लेकर 17 तक, 31 दिसंबर 2017 तक उम्मीद की जा रही है कि ये बेनिफिट देगा। ओके, सही है सर। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने आगे बढ़ते हुए पढ़ा a contingent liability which had a fair value of 2 लाख, thus at the date of acquisition had a fair value of 84,000। अब सब्सिडी की बुक्स में कंटिजेंट लाइबिलिटी भी आ रही है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इसको नॉर्मल लाइबिलिटी समझेंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है? लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने में जल्दी करो और एसेट को रिकॉर्ड करने में देर लगाओ, सही है सर। अब हम आगे, कह रहा है an impairment review was conducted at 31 दिसंबर 2016 and which was decided that the goodwill on the acquisition was impaired by 20%, सही है। X Limited sold goods to Y Limited for 3 लाख। Half of these goods remained in a इन्वेंट्री है 31 दिसंबर 2016। पेरेंट ने सब्सिडी को गुड्स बेचे हैं, ठीक है, 20%। कह रहा है नो डिविडेंड्स वर पेड, अभी डिविडेंड इसमें नहीं किया, हमने कहा तेरा एहसान। अब तमाम बच्चों को मैं कहूंगा कि अगर आपके भय ये बुक सवाल आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम वो करेंगे, है ना, क्या कहते हैं, घूमते फिरते रहेंगे सवाल और उसमें, ठीक है। अगर तो बुक है तो सवाल आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। अब आ जाए, अब आ जाए, और हमने कहा हम सवाल करते हैं। सवाल पढ़ लिया, बढ़ू आगे तो लिख दें यस सर। आए सर आए।
अब ये सवाल है, सवाल पढ़ते ही सबसे पहला काम हमें बना लेनी है सोना की बैलेंस शीट को। अभी आपने करना है इग्नोर, सब चीजों को करें इग्नोर। सबसे पहले बनाएंगे हम सोना, क्योंकि पास से होना तो बनानी है सोना, है ना सर? याद है ये जुमला? अब हमने कहा सब्सिडी की शेयर कैपिटल है, तो हमने कहा भैया शेयर कैपिटल सब्सिडी का है कितने का? 1,000 का। सही है, एक्विजिशन डेट पे भी रिपोर्टिंग डेट पर भी यही एज्यूम करते हैं ना। अब नहीं आना, ओके। अब हम आए, हमने कहा शेयर कैपिटल हो गया सब्सिडरी का कितने का? 1,000 का। ठीक है, तो हमने कह दिया सर ठीक है। अब रिटेन अर्निंग उसने हमें दी हुई है, कह रहा है एक्विजिशन डेट पर सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग कितनी है? 3.2 मिलियन। देखें पॉइंट वन की आखिरी लाइन हमने एंटेड भी किया। और आज रिपोर्टिंग डेट पर कितनी है ये भी इसने हमें बता दी, 4, है ना? तो हमने कहा ठीक है भैया, रिपोर्टिंग डेट और एक्विजिशन डेट पे हो गई 4 और 3.2। तो हमने कह दिया डिफरेंस भी हो गया कितने का सर? 800। अब पीपी पे आता हूँ। कह रहा है एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू बराबर थी बुक वैल्यू के। हमने कहा बढ़िया है, लेकिन उसने कहा यार एक मसला है। हमने कहा क्या मसला है? उसने कहा कि भैया के पीपी उसकी फेयर वैल्यू ऑफ पीपी वाज 8 लाख हायर देन बुक वैल्यू, द एसेट वाज असेस्ड टू हैव अ। फिर देखिए हमें ना सब्सिडी के तमाम एसेट्स को क्या करना है? बुक वैल्यू पे नहीं फेयर वैल्यू पे लेके जाना है, ठीक है? तो अब इधर देखना सब बच्चे, हम क्या करेंगे? हमने कहा सर जब फेयर वैल्यू पे हमें सब्सिडी के तमाम एसेट्स को लेकर के जाना है तो हम वैल्यू बढ़ाएंगे। जब वैल्यू बढ़ाएंगे तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ जाएगी। इसको जरा मैं आपको डिटेल में समझाने लगता हूँ, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। देखिए सर, हमारी मजबूरी है कंसोलिडेशन में, गुडविल सब्जेक्टिव चीज है, उसके लिए उसने कहा है कि तमाम एसेट्स को सब्सिडी के किस पे लेकर चले जाओ? फेयर वैल्यू पे, ठीक है? ये बात हमें पता है, सही है। अब हमने कहा पेरेंट की बुक्स, सॉरी पेरेंट नहीं, कंसोलिडेटेड बुक से सब्सिडी की बुक से मैं कुछ बहुत बेसिक वर्किंग करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सब बच्चों के, जिनके नहीं है बाकियों के हैं तो हैं। हमने कहा पीपी की वैल्यू आ रही है, खरीदा है 1 मई 16 को, है ना? इसने सपोज करा, अज्यूम करो ये 1 लाख का और इसके हिसाब से पीपी ये 1,08,000 का, है ना? तो हमने कहा 800 से ज्यादा है तो हम कह देते हैं इसके हिसाब से 1,000 का है और इसके हिसाब से ये है 1,800 का, ठीक है? फिर आते हैं डेप्रिसिएशन। भाई 8 महीने की सब्सिडी ने इंडिविजुअल बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, है ना? तब हमने कह दिया 8 साल लाइफ थी, कितने साल लाइफ थी? 16 ईयर्स, सही है, फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब 1 मई से। तब हमने कहा सर आ जाए, दिस डिवाइडेड बाई 16 इंटू मई से लेकर इस साल 8 महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। वो 17 क्यों कर दिया मैंने, 16। ठीक है मेरा बच्चा? और यही फॉर्मूला मैंने अगर यहाँ पर लगा दूं तो ये हो गया इतने का। अब हम आते हैं दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। और हमने कहा कि सर देखें ये डिफरेंस ना पहले था 800 का, अब रिपोर्टिंग डेट पे ये डिफरेंस रह गया है 767 का। तो ये डिफरेंस जो है ना कितने से कम हुआ सर? हमने कहा क्योंकि डेप्रिसिएशन सब्सिडी की बुक्स में एसिड 1,000 का था, हमने उसको फेयर वैल्यू अपर पे लेकर गया 1,800 का कर दिया, ठीक है? और अब हमने कहा वो डेप्रिशिएट होगा, सही है ना? तो ये डिफरेंस रिपोर्टिंग डेट पे ले गया 767 का। अब इधर देखना, मैंने आपको कहा था फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक वाइड एडजस्टमेंट है जो एक्विजिशन डेट पर भी आएगी और रिपोर्टिंग डेट पे भी आएगी। अब इधर देख लेना मेरा बच्चा, अब 800 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई हमारे पास एक्विजिशन डेट पे, ठीक है? रिपोर्टिंग डेट पर ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट बनी 767 की। अब मैं चाहता हूँ कि सर ये तो आपने एक लंबी वर्किंग करके बताई ना, मैं हर दफ़ा पेपर में ये वर्किंग ना करूँ तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? लिखो, लिख लेना, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट रिपोर्टिंग डेट निकालने का। हमने कहा ये कैसे निकालते हैं? ये हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला बोलेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एट एक्विजिशन डेट डिवाइडेड बाय लाइफ एट एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग
लाइफ एट रिपोर्टिंग डेट, ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब पेरेंट और सब्सिडरी दोनों के लिहाज से सेम डेप्रिसिएशन। अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से सेवन, हमने कहा सर 800 डिवाइडेड बाय एक्विजिशन डेट पे लाइफ थी 16 साल, और उस 16 साल में से 8 महीने खत्म हो गए, तो मैं कह सकता हूँ कि रिमेनिंग लाइफ जो है वो बची 15.33, क्योंकि अगर एक साल के 12 महीने होते हैं तो मैं अगर 8 महीने की लाइफ लूँ तो वो बनेगी 0.66666 ना, तो मैं कह सकता हूँ 15.3333 ये बनेगी। तो अगर आप देखें तो ये आ गया 767, यही फॉर्मूला है ना जो रिमेनिंग लाइफ थी। मई में 16 साल थी और दिसंबर में हो गई ये इतनी, 767.67। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चले, क्लियर है तो बच्चों लिख दो सीसी। एक सवाल आया सर, ये दोबारा बता दें, क्या बता दें? कैलकुलेशन ओके। सर देखें, हम है ना हमेशा इतनी बड़ी वर्किंग नहीं करेंगे कि एक्विजिशन डेट पे ये एडजस्टमेंट थी तो 800 थी तो रिपोर्टिंग डेट पर क्या होगी, ये इतनी बड़ी वर्किंग हम कभी नहीं करेंगे हमेशा। तो एक जुगाड़ू फार्मूला है हमारे पास, जो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमें बताओगी 800, हम उसकी मदद से निकाल लेंगे रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है, वो फॉर्मूला बोले है, क्या बोले है? वो कहता है भैया क्या आप एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लें, डिवाइड करें लाइफ एट एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ एट, तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे। सही है, 7 6। अब सर सुनिएगा, अब जो मुझे यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देना था, इस एसेट के ऊपर सब्सिडी ने अपने बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 41.67। मैंने जो इतनी बड़ी वर्किंग की है ना एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट निकालने की, वो की इसीलिए कि इस एसेट के ऊपर सब्सिडी ने अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 41.67। मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए 75। कितनी चार्ज होनी चाहिए? 70, क्योंकि भाई मैंने उसकी वैल्यू बढ़ा दी थी ना 800 से। तो अब होगा क्या, मैं जब सोना के अंदर एक्विजिशन डेट पे डालूंगा 800 की डेप्रिसिएशन और रिपोर्टिंग डेट पे डालूंगा 767 की डेप्रिसिएशन, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली -33.3 ये शो होगा कि सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में 33.33 की डेप्रिसिएशन कम चार्ज किए, जो कि तुम्हें चार्ज करनी है। समझे? क्लियर है ये बात? हाँ जी, क्लियर है। चलें सर, अब मैं मजीद आगे बढ़ूंगा। अब मैंने कहा सर, उसने मुझे एक और बात कही थी, उसने कहा था पीपी वाली कहानी खत्म हुई यहाँ पे है ना। उसने मुझे कहा था कि भैया इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू भी कितने से ज्यादा है? 2 लाख से। कितने से ज्यादा है? 2 लाख से। और कह रहा है ऑल ऑफ दीज इन्वेंटरीज वर सोल्ड बाई 31। अब मैंने इसका क्या करना है? मैंने कहा है एक्विजिशन डेट पे इन्वेंट्री की वैल्यू 2 लाख से ज्यादा है, ये मैंने नोट कर लिया। ठीक है सर। अब मैंने कहा रिपोर्टिंग डेट पर ये सारी इन्वेंट्री बिक चुकी है, तो मैंने कहा इसका मतलब है रिपोर्टिंग डेट पे अब ये इन्वेंट्री ना सब्सिडी की बुक्स में, एक्विजिशन डेट पे तो सब्सिडी बुक्स में जितने की भी थी हमारे हिसाब से 2 लाख से ज्यादा थी, रिपोर्टिंग डेट पे ये सारी इन्वेंट्री बिक चुकी है। तो हमारे हिसाब से और सब्सिडी के हिसाब से अब कोई डिफरेंस ही नहीं, क्योंकि एक चीज बुक में ही नहीं रही ना, डिफरेंस नहीं। तब यहाँ पर आ गया -200। अब इस -200 की लॉजिक समझते हैं, आए। इसको भी देखिए, हर चीज को ना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे कंसेप्ट बने। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, पीपीई। ठीक है, एक मिनट तो सही है। फिर हम आए, हमने कहा सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन्वेंट्री को सिर्फ तुम्हें बैक एंड पे समझा रहा हूँ, एडजस्टमेंट इन्वेंटरी पीछे चल क्या रहा है। अब सर देखें, हम अज्यूम करते हैं सेल्स प्रोसीड इस इन्वेंटरी की थी 1300, कंसोलिडेशन और सब्सिडरी दोनों के हिसाब से सेल्स प्रोसीड तो थी कितने की? 1300 की। सही है। अब हमने कहा कंसोलिडेशन के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1200। अज्यूम करते हैं नॉर्मल कॉस्ट सब्सिडी के हिसाब से 1000 थी,
हमने क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू 200 से बढ़ा दी थी तो हमारे हिसाब से थी 1200। सही है। तब हमने कहा सर क्या हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट सब्सिडी ने अपनी बुक्स में इसका रिकॉर्ड किया 300। हमने कहा नहीं सब्सिडी, हम एक्विजिशन डेट पे इसकी फेयर वैल्यू बढ़ा चुके हैं, 1200 कर चुके थे। तो जो तुम्हारे हिसाब से 300, क्योंकि सब्सिडी अपनी बुक्स में कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट नहीं करती है ना, तो हमने कहा जो तुम्हारे हिसाब से 300 का प्रॉफिट बनता है भैया, वो हमारे हिसाब से दीदी हमारी सब्सिडी हमारी बच्ची, वो बनता है 100 रुपए का। तो जो तुमने 200 का इजाफी प्रॉफिट रिकॉर्ड किया ना, वो हम रिवर्स कर लें। तो सोना में जब देखे हमने यहाँ पे 200 डाला और यहाँ पर 0 डाला ना, तो ये -200 क्या शो कर रहा है सर? ये -200 शो कर रहा है कि सब्सिडरी की बुक्स के अंदर क्या हुआ सर, सब्सिडरी की बुक्स के अंदर 200 रुपए का प्रॉफिट कम मतलब आपको करना है। तो ये सोना के अंदर आपने बता दिया, ये वो एडजस्टमेंट है जिनका ताल्लुक सब्सिडी के प्रॉफिट से है कि 200। जैसे हमने सब्सिडी की बुक्स में डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्डेड थी, ये रिकॉर्ड करवाई, तो हमने उसकी बुक्स में 200 का प्रॉफिट ज्यादा रिकॉर्डेड था, वो हमने कम करवाया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो लिख दें सीसी। अब आए इंटेंजिबल पे आते हैं। ये कह रहा है एक्विजिशन डेट पर एक्स लिमिटेड जो है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया एक इंटेंजिबल वाई की बुक्स में, जो अपेरेंटली वाई ने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है। इंटेंजिबल इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल 31 दिसंबर 17 एंड वाज वैल्यूड एट ₹1.5 लाख एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब क्या सीने आए, कोई बहुत ही आसान है। हमने कहा इसकी लाइफ तो है 18-20 महीने, है ना? और एक्विजिशन डेट पे, क्योंकि आज हम 31 दिसंबर 16 पे खड़े हैं सवाल के अनुसार, सवाल के हिसाब से, है ना? तो हमने कहा आ जाए सर आ जाए, ये भी और आसान है। हमने कहा एक्विजिशन डेट पर हमने इसको वैल्यू किया कितने से, 1.5 लाख से। कितने से वैल्यू किया? 1.5 लाख। ठीक है। ओहो हो, हमें तो ये करना था। अब रिपोर्टिंग डेट पर ये एसेट कितने का बचा होगा, बहुत सिंपल है। इस पे भी हम चाहें तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा है ना। एक्विजिशन डेट पर अगर इस एसेट की वैल्यू 1.5 लाख की थी और सब्सिडी ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, और इसकी लाइफ थी 31 दिसंबर 2017, हमने अक्वायर किया 1 मई को, तो 1 मई 16 से 31 दिसंबर 17 तक हुए 20 महीने। मल्टीप्लाई बाई इसमें से हमने कहा बचे हुए हैं 12 महीने। तो लाइफ एट एक्विजिशन 20 महीने, बचे हुए थे 12 महीने, ये हो गया 90। है ना सर? तो 90। अब जो ये 90 की आगे डेप्रिसिएशन, तो इसने यहाँ पर हमें 60 का दे दिया लॉस। क्या दे दिया सर इसने हमें यहाँ पर? 60 का लॉस। अरे डेप ये क्या है? 60 वो है जो सब्सिडी ने, क्योंकि इंटेंजिबल 150 का अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया तो उसने अमोर्टाइजेशन भी रिकॉर्ड नहीं की होगी। तो हमने ये 60 की अमोर्टाइजेशन सब्सिडी की बुक्स में रिकॉर्ड करवाई। समझ रहे हैं सर? ये कि एडजस्टमेंट को प्यार मोहब्बत से लेकर चल रहा हूँ, सिर्फ आपको पुराना वाला जो है ना, अहमद पुराने वाली, रमल पुरानी वाली जो है, माहम जो है पुराने वाले याद दिला रहा हूँ कि यार आप लोग ये सब काम करते हुए हैं। के बढ़ू आगे, चलें सर। फिर हम आ जाते हैं लाइबिलिटी पे। सही है। अब सब बच्चे इधर देखेंगे। यहाँ लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी का हमने काम क्या करेंगे, इधर है। हमने कहा सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में कंटिजेंट लाइबिलिटी शो की थी जिसकी फेयर वैल्यू थी 2,10,000 एक्विजिशन डेट पे हमने निकाली। ठीक है। बाद में हमने कहा वो जो लाइबिलिटी थी उसकी फेयर वैल्यू हो गई 84,000। अब हमने कहा सर एक्विजिशन डेट पर लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू आ गई 210, रिपोर्टिंग डेट पर आ गई 84। तो डिफरेंस आ गया। अभी एक 26 का डिफरेंस को समझते हैं ये क्या चीज़ है सर। ये देखिए एक्विजिशन डेट पे हम कह रहे थे सब्सिडी को फ्यूचर में कुछ पे करना पड़ सकता है जिसकी वैल्यू 210 थी। अब रिपोर्टिंग डेट पे हमें लगा कि यार वो जो पे करना है वो 210 नहीं, वो 84 है। इसका मतलब एक्विजिशन डेट पे हमने लाइबिलिटीज ज्यादा रिकॉर्ड कर ली। कोई मसला नहीं, चेंज इन एस्टीमेट है, गलती हो जाती है। अब रिपोर्टिंग डेट पर हमने उस लाइबिलिटी को रिवर्स किया, और जब लाइबिलिटी रिवर्स होती है तो क्या होता है सर? प्रॉफिट बढ़ता है ना। तो 126 शो कर रहा है कि भैया ये प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है मेरा बच्चा, यहाँ तक क्लियर है? तो लिख दें सीसी।
तब हमने कहा सर ये बन गई हमारी सोना, क्या बन गई? सोना। 5773514063 ठीक है, ये हमने बना ली सोना। पा से होना तो बनानी है सोना। ठीक है हम क्लियर है हम। तो हमने कहा कि जो है अब बन गई अगर हमारी सोना, तो अब हमने कहा अगला काम होता है गुडविल। ये याद है ना, हमने पढ़ा था स्टेप 1 होता है बनाना सोना, स्टेप 2 क्या होता है सर? गुडविल, है ना। अब गुडविल के लिए हमें चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्या वो सवाल में गिवन है? बिल्कुल गिवन है, शुरू में ही बताई हुई है। कितनी है भैया? प्यार मोहब्बत से अगर हम देखें तो बताई हुई है। कितनी है सर? 38,000, है ना। और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी बताइए। अब देखो फुल गुडविल मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं ना, फुल गुडविल मेथड भी दुनिया भर में कुछ कंपनीज की ख्वाहिश थी कि यार एक प्रोपोर्शनेट आप करते हैं सही, जो कि हमने पिछली क्लासों में देखा। तो भैया एक फुल भी चलता है कि गुडविल जब आप सारे एसेट्स पेरेंट और सब्सिडी के ऐड करें तो गुडविल क्यों प्रोपोर्शनेट सिर्फ पेरेंट की लेते हैं? तो हमने कहा ठीक बात तो सही है, उसको भी एनसीआई का हिस्सा देना चाहिए। तो उसके लिए हम फेयर वैल्यू ऑफ गुड कंसिडरेशन, ये प्रोपोर्शनेट की तरह होता है, बस इस पे आ जाती है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई नई चीज। फिर हम अगर आप गौर से याद करें तो पिछली क्लास में जो हमने किया था, या जो बचपन में आप करते थे प्रोपोर्शनेट में, हम खाली मल्टीप्लाई करते थे नेट एसेट्स मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। लेकिन अब क्योंकि हम एनसीआई की भी गुडविल निकाल रहे हैं, तब हम नेट एसेट्स लेंगे पूरे, जो कि हमने सोना के उठा लिए एक्विजिशन डेट वाले कॉलम से। ठीक है सर, हमारे पास गुडविल आ गई कितनी? 260। और 260 कैसी आई? हमने कहा चाहिए को भी हमने टोटल का 5400 बनी टोटल नेट, उसकी वो माइनस कर दिया हमने 5140, गुडविल आ गई 260 की। ठीक है, कितने की गुडविल आ गई? 260 की। फिर उसने हमसे एक और बात भी कह दी यहीं पे चिल्ला चिल्ला के, उसने हमसे कहा कि के गुडविल इम्पेयर हो गई है 20% से। अब देखा सर फुल गुडविल मेथड में ना, पहले तो मैं आपको गुडविल की एंट्री समझा दूं ना, हमने तो अभी प्रोपोर्शनेट की एंट्री बनी थी। तो अब हम आते हैं गुडविल एंट्री अंडर फुल गुडविल मेथड। सही है, नेट एसेट्स हम पूरे डेबिट करेंगे। कितने के आए थे? टक 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 टक, 5140। सही है। गुडविल डेबिट करेंगे GW, कितने से? टक 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 टक, कितनी? 260। हमने कहा इन्वेस्टमेंट जो इंडिविजुअल बुक में आ रही है, कितने से रिकॉर्डेड है इसने की हुई है? रिकॉर्ड की हुई होगी इन्वेस्टमेंट 4000 से, है ना। उसमें से एक्विजिशन डेट पर वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी सर? एक्विजिशन डेट पे 3800 की। सही है, क्योंकि हमने देखा ना पैसे कितने लगाए थे, बाद में 200 रुपए का जो इजाफा हुआ है ना, वो अभी आपको समझाऊंगा, वो OCI में इजाफा हुआ है। सही है, 3800। हमने कहा NCI कितने का आ गया भैया? ये लिया हुआ है हमने 1600। बस एक फर्क होता है गुडविल फुल गुडविल मेथड में, कि ये NCI आ गया हमारे पास 1600। ये जो NCI है ना, ये जो आपने ये वाला निकाला है। तो सर देखें ये एंट्री हो गई हमारी टाई, 5400। और ये क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं मेरा बच्चा? तो लिख दें CC। चले सर, अब आगे बढ़ते हैं। सब बच्चे प्यारे और अच्छे, बातों के सच्चे अच्छे। अब इधर आए, अब हम आ गए। अब इसने कहा सर गुडविल इम्पेयर भी हो गई 20% से, तो जो 260 था इसका 20% हमने कहा सर हो गया इम्पेयर, जो कि बना कितना? 20। तो अब गुडविल हमारे पास बची कितने की? ये बची हमारे पास 208 की। अब इस इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या बनाऊंगा? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, कितने से? 260। नहीं नहीं, इसका सर एंट्री अब आपको क्यों इतनी मेहनतों में डालूं मैं? चले ये वैसे ये
बड़ी एंट्री है, आपको जुगाड़ू एंट्री छोटी एंट्री बता देना, सही वो भी है, गुडविल क्रेडिट। सही है, हमने कहा सर ये 260 का कितने परसेंट, 20% है ना। अब हमने कहा इस गुडविल के दो हिस्से हैं, एक पेरेंट का है इसको हम कहेंगे सीआरई, और एक हिस्सा एनसीआई का। गुडविल क्योंकि एनसीआई की भी है भैया, 52 का हमने कितने परसेंट होल्डिंग की है, 75%, तो 25% गई एनसीआई के पास और रिमेनिंग आ गई हमारे पास। क्या है, ये पेरेंट ने अपना ऐसा, तो ये गुडविल की इसकी हिस्से हो गई, सही है। तो हमने कहा सर हमने दूसरा स्टेप भी इसका कर लिया कि हमने गुडविल भी निकाल ली, उसकी एंट्री भी पोस्ट कर ली, ठीक है। अब आते हैं सर फुल गुडविल मेथड के अंदर एनसीआई कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, याद रखिएगा, ईमान बना के रखिएगा। सर ने क्या है, ईमान तो ईमान, सही है ना। अब तक जो बेसिक है उसमें तीन चीजें आएंगी फुल गुडविल मेथड में से, देखो प्रोपोर्शन इजी था, रिपोर्टिंग डेट का नेट एसेट मल्टीप्लाई बाई एनसीआई की परसेंटेज, यही कर देते हैं हम जो पिछले दो लेक्चरों में किया। अब क्योंकि फुल गुडविल मेथड है तो इसमें एनसीआई भी थोड़ा सा अलग होता है। अब एनसीआई क्या होता है ये समझते हैं। हमने कहा सर ये होता है फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन, जो कि हमने निकाली हुई है, कितनी है सर, जो कि है 1600। अब हम रिपोर्टिंग डेट के कॉलम से नहीं, डिफरेंस वाले कॉलम का उसको हिस्सा देते हैं। सब्सिडरी पोस्ट एक्विजिशन जो है ना, इसका हमने दे दिया 25%। कितना हुआ सर ये, 150, 633 का 25% है ना। और फिर हमने कहा सर गुडविल अभी अभी हमने इसको इम्पेयरमेंट की है ना, गुडविल की इम्पेयरमेंट 13 किसकी आ गई, तो हमने कहा ये भी कर लेते हैं। तो एनसीआई आ गई हमारी टोटल कितनी, 1745। क्या आप बच्चों आप हमारे साथ हैं यहाँ तक, तो लिख दें सीसी। गुडविल निकाल ली, सोना बना ली, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 भी हमने कर लिया। अब हमारे स्टेप 4 पे। सर स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में हमने कहा हम निकालेंगे सीआरई। अब सीआरई कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम उठाते हैं सवाल के लिहाज से पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग। कहाँ है भैया, ये आ गई। सवाल के लिहाज से पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग कितनी है बताएं, कितनी है, 7500, ओके। 7500 है ना, सवाल के लिहाज से आगे रिटेन अर्निंग। फिर हमने कहा पोस्ट एक्विजिशन शेयर वही 633 का अगर तो, 633 का अगर तो 25 एन से आएगा तो बाकी हमारा है। फिर हमने कहा सर गुडविल की इम्पेयरमेंट का शेयर कितना आ गया 39, ये भी हमने निकाला है, सही है, ये नजर आ रहा है हमें। और हमने कह दिया कि सर यूआरपी ऑफ इन्वेंट्री ये भी एक एडजस्टमेंट है। अभी भी हमें जो हमने पढ़ा कह रहा है एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू वाई लिमिटेड फॉर रुपीज 3 लाख, हाफ ऑफ दीज गुड्स रिमेन्ड इन इन्वेंट्रीज एट 31 दिसंबर 16, एक्स लिमिटेड मेक 20% मार्जिन ऑन ऑल सेल्स। अब मार्जिन कमा रहे हैं, मार्जिन का मतलब क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब 3 लाख के गुड्स बेचे थे, उसमें से 1.5 लाख अभी भी इन्वेंट्री के अंदर क्या है, शामिल है। तो बहुत सिंपल है, 1.5 लाख का सिंपल उठा लेंगे हम, कितने परसेंट सर, 20% है ना सर। तो हमने कह दिया कि जो हमारी सेल्स थी 1.5 लाख की, सॉरी, उसका कॉस्ट उसकी 120 थी और प्रॉफिट आ गया 20%, है ना सर, 30 अपना। तो ये हमने निकाल लिया कैसे, अगर आप ये देखें 150 का 30%, और यही फिगर हमने यहाँ पर उठा ली। और हमने कह दिया कि भैया ये हो गया कितना, 30। तो अब हम जब इसको वो करेंगे तो ये 7965 की आ गई है, सही है। क्या एंट्री बनी होगी सर इस 30 की, रिड्यूस फ्रॉम इन्वेंट्री लिखा हुआ अभी हमने कहा के और सीआरई डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, है ना, इस 30 से। यहाँ तक हम क्लियर हैं, फिर हम बढ़े आएंगे। अब हमने कहा सर हमारी 4 स्टेप हो गए, अब हम बढ़ेंगे बैलेंस शीट की तरफ। और बैलेंस शीट में सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, हमने कहा सर पेरेंट और सब्सिडरी की तमाम एडजस्टमेंट्स को हमने ऐड किया है, जो सवाल के लिए से फिगर थी वो देख भी लेते हैं ना कितनी थी।
1200 प्लस 4000, फिर हमने कहा पोस्ट एक्विजिशन शेयर भी ले लिया, हमने जो पीपी की एडजस्टमेंट की थी 800 की, वो भी हमने ले ली। कितने की थी वो? 766। भाई देखे ना, ये जो हमने सोना बनाई है, सोना के अंदर जो 767 था रिपोर्टिंग डेट पे, आफ्टर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी ज्यादा था ना, तो ये हमने ले लिया 767। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, तो पीपी आ गए 12 + 6। इंटेंजिबल हमने 90 उठा लिए, कहाँ से उठाए? यहाँ से उठाए। ठीक है, फिर हम आए, हमने कहा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अब इसको जरा समझना। हाय, अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट कितने की थी सर? 4000 की, मानते हो? हाँ सर, आ रहा है ना ये लिखा हुआ, है ना, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है। कितनी थी? 4000। अब हमने कहा सर ये जो अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट्स थी ना 4000 की, ओहो, तो हमने कहा सर इसमें से हुआ ये कि हमने 3800 तो जो एक्विजिशन डेट की थी वो हमने हटा दी। कहाँ हटाई? ये गुडविल की एंट्री में हटाई, है ना। ये देखें इन्वेस्टमेंट 3800। लेकिन सर यहाँ पर ना एक और चीज भी आ रही है, अगर आप गौर से देखें, अदर रिजर्व आ रहे हैं 200 के, तो ये हुआ क्या है? आपने इन्वेस्टमेंट शुरू में जब लिया, आपने एंट्री बनाई इन्वेस्टमेंट डेबिट 3800, सूदी दाड़ा 3800, फिर बाद में आपने एंट्री बनाई इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई 200 से क्रेडिट। अब आपने इस एंट्री में तो इन्वेस्टमेंट को तो खत्म कर दिया गुडविल में, इसकी एक हम एंट्री बना लेंगे ओसीआई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 200। तब इसकी वजह से होगा क्या सर? इसकी वजह से एक काम होगा, वो काम होगा, लेकर अल्लाह का नाम होगा, कि हम ना कंसोलिडेटेड ब्रिज में 200 लेंगे और ना ये 4000 पूरा लेंगे। 3800 हमने वैसे ही उड़ा दिया था, 200 ये उड़ा दिया। ठीक है, तो यही काम हमने किया, हमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ले लिया, इसका इम्पैक्ट 0। सही है, गुडविल आ गई थी 208 की। इन्वेंट्रीज पे आ जाते हैं हम। सर ये इन्वेंट्रीज अगर आप देखें 2970, और हमने कह दिया इसके बाद प्लस 2200 प्लस 800, ये तो हमने ले लिया 2200 प्लस 800, कौन सा? ये जो आ गया। फिर हमने सर इसमें से 30 और माइनस किया, वो पता है 30 किस चीज का है? वो 30 है इसका, जो अभी हमने पेरेंट की उसमें इन्वेंट्री को कम किया था हमने, ये 30, ये वाला 30 है। ओके, ये भी शायद मुझे लगता है कि ये वाला 30 यूआरपी ऑन इन्वेंट्री हमने माइनस किया है, ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है ये आएगा माइनस के साथ। एक मिनट रुकेगा बच्चों। जी मेरे बच्चों, सही है। अब हम आ जाते हैं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, क्योंकि यूआरपी माइनस होगा, उधर प्लस आ गया था, आ जाएं। अब हमने कहा सर क्या हुआ, तो हमने ये 30 का इन्वेंट्री से माइनस कर दिया। फिर हम आगे आएंगे और हमने कहा सर रिसीवेबल एज इट इज फिगर आ जाएगी, कोई मसले की बात नहीं है, जो बैलेंस शीट में गिवन थी 3400 प्लस 900, और कैश भी 800 प्लस 300 आ गया। सही है, कैश भी कितना आ गया? 800 प्लस 300। ये एसेट सेट हो गई। शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का आएगा 10,000। रिटेन अर्निंग कंसोलिडेटेड हमने उठा ली 7905, एनसीआई हमने उठा लिया, अदर रिजर्व नहीं लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो सवाल में आ रही थी हमने वही ले ली 2700, और करंट लाइबिलिटीज में हमने 2000। करंट लाइबिलिटीज में कुछ ऐड हुआ है 2000 प्लस 1000 प्लस कह रहा है N33। ये क्या है? पहले मुझे जल्दी से बता दें, ये आप लोग बता सकते हैं, मुझे मुझे बता, आप लोग बता सकते हैं, चीते हैं आप लोग। क्या ये बता दें सर, ये क्या इसमें ऐड हो रहा है? सर इसके अंदर ऐड हो रहा है ये 84। भाई अभी भी हम सब्सिडी ने अपनी बुक्स में कंटीजेंट लायबिलिटी शो किया, हमारे हिसाब से अभी भी वो 84 की मतलब लाइबिलिटी है, तो हमने वो ऐड कर दिया, तो हमारी बैलेंस शीट 25434 से हो गई टाई। सही है, ठीक है, यहां तक हम क्लियर है मेरा बच्चा? इस सवाल में तो लिख दें सी सी। तो सर ये एक बेसिकली हमने आपको एक सिंपल सब्सिडी वाला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाया, जिसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमने कवर कर लिया, फुल गुडविल मेथड कवर कर लिया। क्या कह रही है ये? क्या क्लियर वो समझा? देखें, बेसिकली ओसीआई के अंदर जब हमने ये वाली एंट्री बनाई होगी ना इंडिविजुअल बुक्स में, इन्वेस्टमेंट डेबिट ओसीआई,
तो इन्वेस्टमेंट हमने ली थी 38 की, ये हो गई थी 4000 की। ओसीआई 200 का, ये जो ओसीए जो अदर रिजर्व है ना, ये ओसीआई का, ये अदर ये शो कर रहा है 200। अब इंडिविजुअल बुक्स के हिसाब से हमने सब्सिडी को रखा हुआ है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, स्टैंडर्ड मना नहीं करता। कंसोलिडेशन के हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे सर, रिवर्स कर देंगे। हम इसको कंसोलिडेशन के हिसाब से कर देंगे रिवर्स। ठीक है, क्लियर है। चलें सर, अब आ जाते हैं, अब आज क्विकली आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और अब क्विकली आज की क्लास के स्टोरी टाइम पे आएंगे, और आज की क्लास के स्टोरी टाइम पे मैं आप लोगों से बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बात करने लगा हूँ क्या, मैं बात करने करने लगा हूँ आज हजरत अली के हवाले से। अहम दिन है, यौम है, ठीक है। वैसे तो आपस की बात है कि अफेक्टिवली अगर हम गौर से देखें तो शायद इस्लामी तारीख में हमें ये एविडेंस नहीं मिलता है कि हम किसी की ऐसी वलादत वगैरह, इस्लाम में वो एक बर्थडे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक है इम्पोर्टेंट दिन। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, आपको पता है ही वॉज मैथ्स जीनियस, कहा जाता है कि अल्लाह ने उनको वैसे ही और ज़हीन बनाया था। सही है, मतलब जितने भी खुलफा उनसे पहले रहे, खुलफा राशिद, सही है ना, तीन खुलफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। उनके जमाने में भी मतलब लोग अगर जाते थे ना तो मसाइल के हल के लिए हजरत अली के पास जाते थे ज्यादातर, सही है ना, हजरत अली और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु। क्योंकि ये दोनों, अब ये भी देखें, अल्लाह की एक प्लानिंग थी कि ये दोनों वो जो है शख्सियात थे जो कि यंग थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और जब बच्चा यंग होता है ना, जैसे अब आप लोग यंग है, सही है ना, तो उसका रिटेंशन पावर ज्यादा होता है। फिर जब वो बूढ़ा होता जाता है तो रिटेंशन पावर थोड़ा कम होता जाता है। तो यंग, इसीलिए अल्लाह ने यंग लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बस हजरत अली वाज अ मैथ्स जीनियस, सही है, मतलब अल्लाह ने उनको मैथ्स का इल्म बहुत अच्छा दिया था। तब एक केस आया उनके जमाने में ना, अब मैं आपको केस जरा समझा देता हूँ इधर ही। एक केस ये आया, सही है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैथ्स का केस आया उनके जमाने में। और ये वो वैसे ही फिके के भी जीनियस, माशाल्लाह माशाल्लाह, और वो भी एक हदीस का मफहूम है ना, कि जिसका मतलब जो मुझे समझता है अपना बड़ा, वो हजरत अली को भी बड़ा समझा, वो मकाम था हजरत अली का, माशाल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब एक बुजुर्ग थे, उनका उनके ज़माने में इंतकाल हुआ, और उन्होंने वसीयत में वैसे बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन उन्होंने ऊँटों के बारे में जो बात लिखी ना, वो थोड़ी सी उन बुजुर्ग ने कंफ्यूजिंग लिख दी। बोला मेरे 7 कैमल हैं और 17 कैमल हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। अब बोला जो मेरा सबसे बड़ा एल्डेस्ट बच्चा है उसको मिले आधे को ऊँट, 1 1 2। जो मिडल वन है उसको मिले 1/3, और जो मेरा यंगेस्ट है उसको मिले 1/9। बोला ये मेरे 3 बच्चे हैं, 3 औलादे इनको जिस तरीके से कैमल मिल जाए। बोले यार ये तो देखा जाए तो 17 का आधा तो होता है, साढ़े कितना, 8.5, 1/3 भी कुछ पॉइंट्स में और 1/9 भी पॉइंट्स में बनेगा, मतलब उनको जेबा करना पड़ेगा। अब ये बड़ा एक मसला हो गया ना उनके जमाने में कि यार क्या करें क्या करें क्या करें। तो हजरत, अब लोगों ने बोला यार ऊँट को काट दें ये वो, तो किसी ने बोला कि इसको हजरत अली के पास ले जाओ। किसके पास ले जाओ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इस केस को ले जाओ। हजरत अली ने कहा कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई कैमल कितने हैं, 17। बोला ठीक है, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन इसमें फिलहाल मैं अपना एक कैमल ऐड करता हूँ, दूंगा नहीं, ऐड करता हूँ अभी 18 सी के। अब उन्होंने कहा यार अब आ जाओ। बोला यार जो सबसे एल्डेस्ट है उसका कितना हिस्सा था, आधा। तो बोला यार उसके पास आ गए 9 ऊँट। बोला फिर जो मिडल वन था उसका कितना था, 1/3। तो बोला यार उसके पास कितने, 6। और बोला फिर जो सबसे छोटा था, यंगेस्ट, उसके पास कितने ऊँट आ गए, 1/9, 2। तो बोला यार अच्छा सही है भैया, ये सबको सबके ऊँट मिल गए। बोला हाँ। तो बोला यार ये ऊँट कितने हुए, 17, 9 + 6 15, 15 + 2 17, ठीक है। तो हजरत अली ने कहा ये 17 ऊँट तुम्हारे। अपना एक ऊँट लिया उन्होंने वापस और बोला ये हो गया 18।
सही है सर। तो बेसिकली बेसिकली अब आप समझे, ये उनकी मैथ्स जीनियस थी, सही है। उन्होंने 2 मिनट में पकड़ा यार, 17 लोग का क्या काटने वटने की बातें कर रहे हैं। अब उन्होंने उसमें एक अपना ऊँट ऐड किया और इस तरीके से बाइफरकेशन की, सब खुश। सही है सर। तो बेसिकली ये जो है ना, इस तरीके से उनको अल्लाह ने मैथ्स में एक क्या बोलते हैं कमाल दिया था। ठीक है। तो बस अल्लाह ताला हमें उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने वाला बनाए और हमें साहबा के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में।